अब अगर हम मादा जनन अंग की बात करें, मादा जनन अंग में मुख्य रूप से यहाँ अंडाशय यानी ओवरी होता है और यही ओवरी में ही मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ओवरी एक जोड़े होते हैं और एक जोड़े ओवरी से 1 महीने में एक ही अंडाणु का निर्माण हो पाता है। इसके आगे की संरचना को अगर हम देखें तो यह अंडवाहिका या डिंबवाहिनी कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आगे जाकर गर्भाशय में खुलता है और गर्भाशय ग्रीवा और योनि में खुलता है। अब यहाँ अगर शुक्राणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश करते हैं या नर युग्मक जिसे कहें हम, गर्भाशय के अंदर जब प्रवेश करते हैं और अंडाशय से क्या निकल कर आता है, अंडाणु। तो अंडाणु जब यहाँ अंडाशय से बाहर निकल के आता है तो शुक्राणु गति करते हुए डिंबवाहिनी तक पहुंचते हैं और डिंबवाहिनी में ही यहाँ से मादा युग्मक, यहाँ से नर युग्मक आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए कि निषेचन मादा शरीर में कहाँ होता है। तो यहाँ निषेचन डिंबवाहिनी में होता है, मादा शरीर के अंदर डिंबवाहिनी में निषेचन होता है। वर्ग अष्टम में आपने पढ़ा था कि निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहा जाता है? आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन वैसे निषेचन को कहा जाता है जो मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे मेढक, मछली वगैरह में पानी में ही वे अंडाणु छोड़ देते हैं और नर शुक्राणु छोड़ देते हैं, पानी में निषेचन होता है। लेकिन मनुष्यों में आंतरिक निषेचन यानी माँ के शरीर के अंदर निषेचन होता है। और माँ के शरीर के अंदर निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका या डिंबवाहिनी में होता है। आज हम बच्चों यह जानेंगे कि कैसे हम विकसित होते हैं माँ के शरीर में और कितने कष्ट से माँ अपने बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर बड़ा करती है। और बड़े होके जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ को कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या। तो यहाँ पहले हम इस संरचना को जानने के बाद शायद इन चीज़ों से हम कंट्रोल पा पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं पुनः कि जब शुक्राणु या नर युग्मक यहाँ डिंबवाहिनी में आते हैं और अंडाणु डिंबवाहिनी से निकलकर अंडाणु अंडाशय से निकलकर डिंबवाहिनी में जाता है तो यहाँ निषेचन हुआ। निषेचन के पश्चात क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिले तो क्या बनाएंगे? बिल्कुल अभी तक आप समझ चुके होंगे, युग्मनज बनाएंगे यानी भ्रूण बनाएंगे। और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन के पश्चात यह युग्मनज का निर्माण करेंगे। अब युग्मनज जो एक कोशिका का है वह 2 भागों में बटेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। जब 32 कोशिकाओं में ये बट जाते हैं उसके बाद वह भ्रूण आकर माँ के गर्भाशय में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? उस जुड़ने की संरचना को, जिस संरचना से वह अपनी माँ के गर्भ से जुड़ता है उसे हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते होंगे कि उसकी नाभि से कुछ संरचना निकली हुई है। जी हाँ, वही है प्लेसेंटा या अपरा। उसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा यानी भ्रूण अपनी माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है और माँ जो खाती है वह उस माँ के रक्त में जाता है और रक्त के द्वारा ही बच्चे को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वह रक्त बच्चे में प्लेसेंटा के द्वारा ही वहाँ प्रवेश करता है। यानी पोषण और ऑक्सीजन जो उसके जीने के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक है वह उसे प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है जो माँ के रक्त से प्राप्त होता है। और बच्चा जब वृद्धि करता है तो वृद्धि करने के बाद उसके शरीर में मतलब उसमें जो भी क्रियाएं होंगी तो निश्चित रूप से वहाँ उत्सर्जी पदार्थ का भी निर्माण होगा। वह उत्सर्जी पदार्थ उसके शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ के रक्त में जाता है।
तो इस प्रकार माँ से अच्छी चीजें ले लो, यानी भोजन और ऑक्सीजन ले लो, और अपने उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पड़ी हुई चीजों को माँ को दे दो। और इस तरह 9 महीने तक माँ अपने रक्त से शिशु को सिंचित करती है और धीरे धीरे बच्चे में पहले रीढ़ की हड्डी का बनना, हृदय का बनना, मस्तिष्क का बनना, हाथ और पैर का बनना, एक एक करके सारे अंग विकसित होते हैं। और विकसित होकर 9 माह में जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके बाद माँ के शरीर से वह शिशु योनि के द्वारा या फिर शल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और वह शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। तो यह काफी इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है, उन चीजों को यहाँ हम समझ पा रहे हैं। अब इसके आगे शिशु का तो विकास हो गया, 9 महीने में प्लेसेंटा के द्वारा उसे मिला। शिशु जो होता है वह एमनियोटिक फ्लूइड, एक बंद झिल्ली के जैसी एक संरचना होती है जिसके अंदर वह शिशु बंद रहता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है और प्लेसेंटा के द्वारा उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्राप्त होते रहता है और वह विकसित हो जाता है और समय आने पर माँ के शरीर से, माँ के गर्भ से वह वापस बाहर निकाल दिया जाता है या नेचुरल प्रोसेस से निकल आता है। अब अगर, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में शादी की उम्र लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है, तो यह जरूरी नहीं है कि हर माह अंडाणु बने माँ के शरीर में यानी मादा के शरीर में और हर माह वहां निषेचन हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि भले ही हर माह निषेचन ना हो, लेकिन मादा का शरीर यानी मादा का गर्भाशय जहां शिशु जाकर रहता है, विकसित होता है, गर्भ जोर आशय, गर्भ के रहने का स्थान जिसे गर्भाशय कहा जाता है, वह गर्भाशय हर माह अपने आप को तैयार करता है कि अगर शिशु निषेचित होकर वहां अगर भ्रूण आ गया और अगर वहां जुड़ा तो उसे पोषण प्रदान कर सके। और जैसा कि हमने देखा कि उसे पोषण रक्त से ही मिलता है। तो यहाँ गर्भाशय अपने आप को हर महीने तैयार करता है कि अगर शिशु आकर जुड़े तो हमारा गर्भाशय पूरी तरह से तैयार है शिशु के विकास के लिए। जैसे किसी गमले में हम किसी पौधे को लगाते हैं तो पहले गमले की मिट्टी की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है। लेकिन अगर निषेचन ना हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर माह एक अंडाणु का निर्माण होता है और उस अंडाणु का अगर निषेचन नहीं हुआ तो वह अंडाणु गर्भाशय में जो खून की दीवारें बनती है, अपने आप को जो यह खून की दीवारों के साथ तैयार करता है, वह खून गर्भाशय से हर माह 28 दिन के चक्र पर बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।